हमारे जो आज के बेसिक कंटेंट है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, तो हम बेसिक फीचर्स को देखेंगे, डिवीजन को देखेंगे कोऑर्डिनेट्स की। और वैसे तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स में 5 चीजें आती हैं, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड। लेकिन आज के लेसन प्लान में हम एम्फीबिया को, रेप्टाइल को और एवीज को, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन और जर्नल कैरेक्टर्स को। तो आपने कॉपी और पेंसिल तो पकड़ ही ली होगी, क्या ख्याल है? तो आपने ऊपर जो है साथ में लिख लें कि जो कोऑर्डिनेट है कि क्लासिफिकेशन और इसके करेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट टाइम पीपीएससी जोलॉजी 2020 के पेपर में एम्फीबियंस की क्लासिफिकेशन से भी एमसीक्यूज आया हुआ था और फिशेस से भी आया हुआ था, और भी बहुत से आए हुए थे। तो ये है कि इनकी जो क्लासिफिकेशन और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा। आगे की तरफ हम मूव करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कोऑर्डिनेट के बेसिक पिक्चर को और इनकी करेक्टरिस्टिक्स को। तो जो बेसिक फीचर है कोऑर्डिनेट का, जो सारे कोऑर्डिनेट में पाया जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट्स को हम पहचान भी सकते हैं, वो नोटो कोड है। और इसके अलावा दो और है। नोटो कोड जो है ये आगे हम पढ़ेंगे कि लोअर कोऑर्डिनेट भी होते हैं और हायर कोऑर्डिनेट। तो लोअर कोऑर्डिनेट में ये नोटो कोड की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन हायर कोऑर्डिनेट्स में ये वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 3 है नोटो कोड, फोलो, डोर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेट। ये साथ में डायग्राम आपको शो हो रही होगी, इसमें इन तमाम की जो पोजीशन है ये भी दिखाई गई है। और ये डायग्राम जो है ये एम्फिऑक्सियस। तो एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक को बेस्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स की वो एम्फिऑक्सियस में है, ये मेंशन भी है। तो देखें कोऑर्डिनेट्स में ये एम्फिऑक्सियस में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस तरह से अच्छे से मेंशन किया गया है। ये नोटो कोड है जो दिखाई गई है, जो कि नर्वस सिस्टम से या नर्व कोड से वेंट्रल साइड में मौजूद है, ठीक है। और इससे डोर्सल डोर्सल होलो नर्व कोड मौजूद है, पीछे की तरफ फेरेंजियल स्लिट्स मौजूद हैं जो कि बाद में फेरेंजियल आर्चेज में मॉडिफाई कर जाती है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम एक्सप्लोर करें, नोटो कोड है जो कि डेवलप करता है वर्टिब्रल कॉलम में। होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, और पेट स्लिट्स जो हैं ये आगे जाके फ्रिंजल आर्चेज में डेवलप कर जाती है। यहाँ तक क्लियर है? हमने अभी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। आप चैट बॉक्स में कम्युनिकेट करें ताकि मैं देखूं कि कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं। आयशा, हमने यहाँ पे जो 2 चीज़ें देखी हैं, एक कोडेट का बेसिक फीचर देखा है और दूसरी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक फीचर एक ही है जो कि नोटो कोड है, जो कि तमाम कोडेट्स में पाया भी जाता है। इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये बाद में जो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बेसिकली 3 है, नोटो कोड, होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेल। नोटो कोड जो है, जो मैंने अभी भी बताया कि ये क्या करती है, इसकी पोजीशन भी ये एम्फिऑक्सियस में साफ जाहिर है कि ये होलो डोर्सल कोड के नीचे होती है, ठीक है। और ये बाद में वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप कर जाती है, क्या फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं, फ्रेंजियल स्लिट्स फ्रेंजियल आर्चेज में बाद में मॉडिफाई कर जाती हैं। और डोर्सल होलो नर्व कोड मौजूद है, जो जिससे बाद में ब्रेन की डेवलपमेंट दूसरे हायर ऑर्गेनिजम्स में हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका? यहाँ से एमसीक्यूज जो आ सकते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं? लास्ट नहीं, पास्ट पीपीएससी जोलॉजी के पेपर्स को मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी नज़र से एक एमसीक्यू जो है कि होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाउंड इन ऑल कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स में बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब हमने तो स्टडी किया है, हमें तो पता है कि ये तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होता है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नाहिद भी चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आयशा को क्लियर है, ठीक है। महनूर, आप भी बताएं। एक्टिव मेंबर्स एक दफ़ा चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं। अगर कोई नेट का इशू है तो भी बता दें। अगर आपको कहीं पे भी कोई नेट का इशू होता है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है या कम्युनिकेशन में कोई मसला हो गया है, तो भी आप पूछ सकते हैं। महनूर ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, आयशा ने भी किया है। 2 बंदे हैं, मतलब 2 प्यारी सी बंदी हैं जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। आगे की तरफ हम मूव करते हैं, तो आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स है यहाँ पे बेसिकली, तो 2 मेंबर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, महानूर और आयशा। जो थर्ड वन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने फाइलम कोडेटा की देखनी है। बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं फाइलम कोडेटा के, एक है एक रेनिया और दूसरा है क्राइनेटा।
एक रेनिया जो है ये लोअर कोऑर्डिनेट में आता है, और इसका जो तीसरा नाम है वो प्रोटो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक ग्रुप के हमने तीन नाम पढ़ लिए। एक रेनिया, दूसरा प्रोटो कोऑर्डिनेटा और तीसरा लोअर कोऑर्डिनेट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह तीन नाम हम दूसरे ग्रुप के पढ़ेंगे, राइनेटा, टू कोऑर्डिनेटा और हायर कोऑर्डिनेटा। ठीक है, अब हम इनको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि ये ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन कहाँ तक जाती है। ये जो एक राइनिया यानी कि लोअर कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें पहले तो इनको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। सब फाइलम हेमिकोडेटा में, सब फाइलम यूरोकोडेटा में और सब फाइलम सिफालोकोडेटा में। लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन थी इसको बाद में रिवाइज किया गया, और जो सब फाइलम हेमिकोडेटा था इसको कोऑर्डिनेट से निकाल के इनवर्टिब्रेट में कर दिया, यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट में डाल दिया गया। क्या देखिए यहाँ पे इसके ऊपर स्टार भी बना हुआ है, इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट की क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करता है कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट। अब इसमें दो सब फाइलम रह गए हैं बाकी, यूरो कोऑर्डिनेटा और सिफालो कोऑर्डिनेटा। इनके आगे क्लास भी डिस्कस की गई है। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा की क्लास जो है इसके आगे दो क्लासेस जो हैं वो यूरो कोऑर्डिनेटा की हैं, और जो एक क्लास है, तीन क्लासेस यूरो कोऑर्डिनेटा की हैं और एक क्लास जो है वो सिफालो कोऑर्डिनेटा की है। लैप्टोकार्टी सिफालो कोऑर्डिनेट में आती है, और बाकी जो तीन क्लासेस हैं लार्वेसी, कैलियासी और एस्पिडैसी, ये यूरो कोऑर्डिनेट में आती है। और ऊपर वाली जो दो क्लासेस हैं वो कोऑर्डिनेट का पार्ट नहीं रही क्योंकि वो हेमी कोऑर्डिनेटा की हैं, और वो किस में चला गया है, इनवर्टिब्रेट। अब हम दूसरे ग्रुप को देखें जो कि हमारे पास क्राइनेटा था, यू कोऑर्डिनेटा, हायर कोऑर्डिनेट्स। उसकी क्लासिफिकेशन में सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। मजीद उसकी डिवीजन में एक नथा और ग्नाथोस्टोम्स आते हैं। ए का मतलब है जिसके पास पेड अपेंडेजेस नहीं होती, और डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा वो वाली डिवीजन है जिसमें जो पेड अपेंडेजेस जो होती हैं ये मौजूद होती है। अब जो ग्नाथोस्टोम्स होते हैं इसके मजीद आगे क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं तो पिस्कस और टेट्रापोड लाइनें जाती हैं। अब पिस्कस को हमने डिस्कस करना है अपने लेसन प्लान 2 में कोडेट के इंशाल्लाह। उसमें हम इसको मजीद अच्छे तरीके से देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन में क्या है और क्या चीज़ें शामिल हैं। टेट्रापोड जो है इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मेमिलिया आता है। आज का जो हमारा कंसर्न है वो आता है एम्फीबिया, रेप्टाइल और एवीज। ठीक है, अब देखें जो रेप्टिलिया, एविस और मेमिलिया है ना, ये एमनियोटा में जाते हैं। लेकिन बाकी तमाम जो हैं ये नॉन एमनियोट्स में जाते हैं। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि एमनियोट लाइनेज में कौन कौन शामिल है। रेप्टाइल, एविस और मैमल्स शामिल है, और बाकी जो तमाम है वो नॉन एमनियोट्स में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लासिफिकेशन में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप कुछ चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन बड़ी मजे की है। इसकी दो ग्रुप्स हैं, ट्राइनेटा और एक ट्राइनेटा है। हमने तीन तीन इनके नाम पढ़े हैं, फिर हमने इनमें सब फाइलम पढ़े हैं। एक के दो सब फाइलम है, एक का एक सब फाइलम है। ठीक है, एक सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा था उसके हमने मजीद लाइनेज को डिस्कस किया है। और लास्ट पे जाके हमें एक और अहम एमसीक्यूज मिल गया है कि एमनियोट और नॉन एमनियोट लाइनेज होती है वो कौन सी होती है। नाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। आयशा, महानूर क्लियर है? नाहिद आप भी रिस्पॉन्ड करें। नॉन एमनियोट्स में कौन से आएंगे? देखिए, नॉन एमनियोट्स में पिस्कस आएगी। क्या पिस्कस के जो तमाम मेंबर्स हैं वो नॉन एमनियोट्स में आएंगे। एम्फीबिया नॉन एमनियोट्स में। अगर हमसे कोई एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कोई क्लास है पिस्कस की तो वो एमनियोट है या नॉन एमनियोट है, तो हम डायरेक्टली बता देंगे, मुझे तो कंफ्यूजन में जाए बगैर कि ये तो नॉन एमनियोट में आती है। ठीक है, और हमसे अगर पूछा जाएगा कि एम्फीबिया एमनियोट है या नॉन एमनियोट है तो हम बता देंगे कि ये नॉन एमनियोट है। और रेप्टाइल, एविज और मैमल्स की क्लासेस जो हैं वो एमनियोटा में आती हैं। एमनियोट्स क्या हैं? इनके अंदर जो है एक्टिलेट्स मौजूद होते हैं, तो हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। और नॉन एमनियोट्स या एन एमनियोट्स कौन से होते हैं जिसके अंदर एक्टिलेट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, सुपर क्लास डिस्कस में और सुपर क्लास टेट्रापोड के क्लास जो है एम्फीबिया, ये तमाम क्लासेस जो है ये नॉन एमनियोट में आती हैं। ओस्ट्राकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लाकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टियस, ओस्टिएक्टियस, एम्फीबिया, ये तमाम नॉन एमनियोट्स हैं। और एमनियोट जो है ये रेप्टाइल, एविस और मैमिली है। महनूर कह रही हैं कि एक रीनिया को डिस्कस करना है। क्यों नहीं? एक रीनिया की बेसिकली बेटा जो क्लासेस है ना, वो जो पहली अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसकी जो क्लासेस बनती थी वो छह बनती। लेकिन जब एक सब फाइलम को निकाल दिया गया हेमी कोडेटा को तो उसकी जो क्लासेस रह गई बाकी वो भी चार रह गई।
वो जो 4 क्लासेस हैं वो कौन सी हैं? एस्केरियासी है, थैलियासी है, लार्वेसी और लेप्टोकार्डी है। ठीक है, जो अहम क्लासेस हैं, जो अहम क्लासेस के पॉइंट्स हैं वो आगे डिस्कस किए हुए हैं। ये सिर्फ इनके क्या हैं, नाम बताए गए हैं। सब फाइलम यूरोकोडेटा में 3 क्लासेस हैं और सिफालोकोडेटा में 1 क्लास है। और सब फाइलम हेमिकोडेट जो बेसिकली कनेक्शन का काम करती है अब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के दरमियान, उसकी 2 क्लासेस। शहीद, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप भी रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, हम आगे की तरफ अब हम चलते हैं। अभी हम तक हमने देखा क्या कोऑर्डिनेट्स का हमने डिस्कस की है, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, डिस्कस किया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सब फाइलम यूरोकोडेटा, सब फाइलम सिफालोकोडेटा। अब आप मुझे चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि सब फाइल, ये दोनों सब फाइलम किस में आते हैं? ये लोअर वर्टिब्रेट में आते हैं या हायर वर्टिब्रेट में आते हैं? सब फाइलम यूरोकोडेटा और सब फाइलम सिफालोकोडेटा लोअर वर्टिब्रेट का पार्ट है या हायर वर्टिब्रेट्स का पार्ट है? लोअर वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल महानूर, आपने इसका आंसर बिल्कुल ठीक किया। हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जो यूरोकोडेट्स है ना, इसमें सिर्फ प्री स्विनिंग लार्वल स्टेजेस हैं। ठीक है, इनके पास नोटोकोड होता है और नर्व कोड मौजूद होती है। लेकिन जब ये अडल्ट होते हैं तो नोटोकोड जो है ये डिसअपीयर हो जाती है। इनके अडल्ट्स जो हैं वो सिसाइल हैं एंड इनक्लोज्ड इन कवरिंग। उस कवरिंग की वजह से हम इनको ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिको भी कहते हैं, और इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल इसकी मोलक्यूल है। ठीक है, यूरोकोड डेटा आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो आप चैट बॉक्स में बताएं, हम डिस्कस करते हैं। सब फाइलम सिफालोकोडेट को देखें। यूरोकोडेट में सिर्फ लार्वल स्टेजेस के पास नोटोकोड, लेकिन सिफालोकोडेट थ्रू आउट लाइफ नोटोकोड को रखते हैं। और नर्व कोड, नोटोकोड जो है इनके अंदर थ्रू आउट लाइफ मौजूद रहती है। उसकी एग्जांपल मोलग्यूला थी और सब फाइलम सिफालोकोडेट की एग्जांपल एम्फियोक्सियस है। ठीक है, एम्फियोक्सियस मैंने पीछे एमसीक्यू जिसका बताया था कि क्या है, कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें तमाम ट्यूनिकेट्स बिलोंग टू सिफालोकोडेट, यूरोकोडेट, हेमिकोडेट। नन ऑफ दिस ट्यूनिकेट्स जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है सबको? आयशा, आप बताना, आवाज जी ठीक है? मिस नसीमा, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ट्यूनिकेट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? सिफालोकोडेट से, यूरोकोडेट से, हेमिकोडेट से, या इनमें से कि कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिससे वो बिलोंग करते हो? सब फाइलम नहीं है। चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो आपसे पूछने के लिए रखा गया है, तो आप बताएं। फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। टाइम हमारे पास कम है और चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है। आयशा, महनूर, ठीक है, यूरोकोडेट। हम देखते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल आपने सही बताया कि जो ट्यूनिकेट्स हैं वो यूरोकोडेट से बिलोंग करते हैं। अम्फीबियास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं? अर्लीस्ट अरोज ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड। अब यहाँ पे जो है ना, एक एक लाइन, एक एक चीज जो है वो वन लाइनर एमसीक्यू बन, और यहीं से जो चीजें हैं ना वो पीपीएससी वालों ने ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? अच्छा, खैर मेरी तरफ से शो हो रही है। ठीक है, हो रही है मिस नसीम, स्क्रीन भी शो हो रही है। पीपीआरस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने स्टडी करना है। अर्लीस्ट जो हैं वो अरोज हुए थे डिवोनियन पीरियड में। अब यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन से पीरियड से जो एम्फीबियंस है रोज हुए थे? डिवोनियन पीरियड में, इसको मार्क कर लें। बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वाटिक एंड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे मौजूद होते हैं ये। प्रिमिटिव टेट्रापोड्स जो थे उसमें टू टू पेयर ऑफ लिम्स मौजूद हैं, जैसा कि फ्रॉग्स मौजूद हैं। ठीक है, और सम आर लेगलेस थे, जैसा कि सिसिलियंस हैं। सिसिलियंस के पास लेग्स मौजूद नहीं होते। Adults have lungs for circulation but larval forms retain gills। ठीक है, जो लंग्स के थ्रू सर्कुलेशन करते हैं अडल्ट, लेकिन जो सर्कुलेशन होती है वो गिल्स के थ्रू होती है लार्वल फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ तक देखा हमने। अब हम इसके मजीद कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो और मैं जल्दी से आगे कर दूं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं स्क्रीन को पीछे कर दूंगी। इनके पास नेल्स नहीं होते, ना ही क्लास होते हैं। मिनिमल नंबर ऑफ टीथ मौजूद है। मोस्ट हैव अ टंग दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड स्टिकी। और हम देखेंगे आगे कि ये प्रोजेक्टाइल और स्टिकी टंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, और कौन से जो एम्फीबियंस हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। स्पेंड्स अर्ली स्टेज इन वाटर, टेडपोल। ठीक है, टेडपोल क्या है? ये लार्वल स्टेजेस है हमारे पास, और ये कहाँ किस में गुजारते हैं? ये पानी में गुजारते हैं। और ये नेचर में कैसे होते हैं? फीडिंग नेचर में ये हर्बीवोर होते हैं। ठीक हो गया।
अब ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं इसकी डेवलपमेंट में। जो लार्वा है वो किस में तब्दील हो जाता है, अडल्ट में, और वो हर्बीवोर से क्या हो जाता है, कार्निवोर हो जाता है। क्लासिफिकेशन है एम्फीबिया की, क्लास एम्फीबिया है। 3 सब क्लासेस थी इसकी हमारे पास, क्या उनमें से जो 2 है ना वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक वायबल क्लास है, और उसमें से 3 ऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद। जो 2 एक्सटिंक्ट क्लासेस थी, ठीक हो गया, और एक जो वायबल क्लास है, वायबल क्लास को हम डिस्कस करते हैं, वो लिजाम्पिया थी। उसके 3 ऑर्डर्स हैं, यूरोडिला, ए न्यूरा और जिम्नोफियोन। यूरोडिला जो है इसमें स्लेमेंडर्स आते हैं, ए न्यूरा में फ्रॉग्स आते हैं, और जिम्नोफियोना में हमारे पास सिसिलियंस आते हैं। यूरोडिला, ए न्यूरा और जिम्नोफियोना को हम मजीद डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप मुझे बताएंगे कि यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, महानूर ने बता दिया, आयशा आप भी बताएं। क्लियर है तो वही फिर आप बता दें। स्क्रीन पे जो दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि एम्फीबिया अरोज ड्यूरिंग, एम्फीबिया कब अरोज हुए थे, डिवोनियन पीरियड में, साइलोरियन में, मिड डिवोनियन पीरियड में, या इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने नोट्स को देखें जो आपने अभी अभी बनाए हैं, डिवोनियन पीरियड बिल्कुल है। हर्बीवोर ये तो नहीं है। हाँ, आपने महानूर आगे का भी आंसर कर दिया है। फीडिंग हैबिट में जो लार्वल फॉर्म्स हैं एम्फीबियंस की वो हर्बीवोर होती हैं। आयशा आपको भी पता चल गया? 3 ऑप्शंस थी हमारे पास, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हमें पता है कार्निवोर तो उसके एडल्ट होते हैं, ठीक है। लार्वल फॉर्म्स तो सिर्फ कौन सी होती हैं, हर्बीवोर होती हैं। हम सबसे पहले ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं, जो कि ऑर्डर कार्डाटा है, और इसमें टेल मौजूद होती है। वन लाइनर एमसीक्यू और इंतहाई अहम है कि वो कौन से मेंबर्स है या वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें टेल मौजूद होती है, तो वो ऑर्डर कार्डाटा है, और इसमें स्लेमेंडर्स आते हैं, ठीक है। इसके हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करते हैं। अब आपके लिए स्क्रीन पे अहम है और जो मैं बोल रही हूँ वो भी है, तो काइंडली दोनों चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। स्क्रीन के साथ साथ आपने मेरे बोलने पे भी फोकस करना है। इसमें जो स्पीशीज थी ना वो 350 यानी कि 350 स्पीशीज शामिल हैं इसमें ऑर्डर कॉर्डेटा में। और जो 115 स्पीशीज है ना वो नॉर्थ अमेरिका में रहती है या पाई जाती है। इसमें लॉन्ग टेल है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, और इनके मिडल ईयर्स मौजूद नहीं होते। रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत अहम बात है कि जो स्लेमेंडर्स में मिडल ईयर मौजूद नहीं होते। 2 फैमिलीज इसमें डिस्कस की गई हैं, एक फैमिली प्लैथोडोंटी है और दूसरी फैमिली स्लेमेंट्री है। फैमिली प्लैथोडोंटी जो है इसमें जो फुली टेरिस्टियल स्लेमेंडर्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, और ये लैंड के ऊपर रहने के लिए ज्यादा सूटेबल है। और फैमिली स्लेमेंट्री में कॉमन न्यूट्स पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ रही है जो मैंने कहा है? स्लेमेंडर्स जो हैं ये साइज में रेंज करते हैं। कौन सा साइज है इनका? फ्यू सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर तक ये रेंज करते हैं। और जो लार्जेस्ट स्लेमेंडर में पाया जाता है ना उसका नाम हेलबेंडर है, ये नॉर्थ अमेरिकन है, और इसका जो साइज है वो 65 सेंटीमीटर है। ठीक है आयशा, मैं स्लो स्लो करती हूँ, ठीक हो गया? मैं रिपीट करती हूँ कि इसमें जो है वो 350 स्पीशीज पाई जाती हैं। 115 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में होती हैं। लॉन्ग टेल है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, मिडिल ईयर मौजूद। फैमिलीज 2 डिस्कस हैं इसमें, एक फैमिली प्लाथोडोंटी है जिसमें टेरिस्ट्रियल स्लेमेंडर पाए जाते हैं जो कि लैंड पे ज्यादा अडेप्ट। दूसरी फैमिली स्लेमेंट्री है जिसमें कॉमन न्यूट्स पाए। स्लेमेंड्रीज जो हैं ये रेंज करते हैं साइज में कुछ सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर तक। जो लार्जेस्ट है वो हेलबेंडर है, ये भी नॉर्थ अमेरिकन है, और इसका जो साइज है वो 65 सेंटीमीटर। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है। स्पर्मेटोफोर ये मेल ले करते हैं और ये स्पर्म से कैप्ड होते हैं। फीमेल इनको पिक करती है, अपने क्लोकोआ में ये स्टोर कर लेती है, और जैसे ही जो एग्स होते हैं वो क्लोकोआ से पास करते हैं तो फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो फीमेल जो होती है ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में शो किया गया है कि ये जो अपने एग्स को ले करती है क्लम्प्स में, गुच्छों की फॉर्म में भी, और ये अलग अलग सिंगली भी डिपॉजिट कर देती है। ये यहाँ पे डिपॉजिट। लार्वल्स जो होते हैं ये अडल्ट से मिलते जुलते होते हैं लेकिन ये स्मॉलर होते हैं। एक्वेटिक लार्वल स्टेजेस होती हैं, मेटामॉर्फोसिस होती है, चेंजिंग्स आती हैं, और अडल्ट जो होते हैं ये टेरिस्टियल बन जाते हैं। पीडोमॉर्फोसिस अगर कंडीशन आए इसमें तो वो कौन सी होती है कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, और सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, जबकि लार्वल करेक्टर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक है आयशा, मान आप भी बताएं, और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जरूर चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आगे जो दूसरा हमारे पास ऑर्डर है वो ऑर्डर जिम्नोफियोन है। इसमें लेग्स मौजूद नहीं होती। वन लाइनर बहुत अहम एमसीक्यूज है, इसमें लेग्स मौजूद नहीं है। लास्ट टाइम जो पीछे हमने पढ़े हैं स्लेमेंडर्स थे, लेकिन इसमें क्या आते हैं, सिसिलियंस आते हैं। इसमें स्पीशीज 160 हैं और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। वर्म लाइक बर्ड्स हैं जो कि फीड भी वर्म्स के ऊपर ही करते हैं, क्या
सेगमेंटेड होते हैं ये। सेगमेंटेड किस तरह से होते हैं ये कि फोल्ड्स ओवरलाई सेपरेशन बिटवीन मसल्स, इनके मसल्स के दरमियान जो होते हैं वो फोल्ड्स पाए जाते हैं। रिट्रैक्टाइल मसल पाया जाता है इनमें, ये टेंटिकल्स पाया जाता है बेसिकली। इनकी आंखों और इनके नोस्ट्रिल्स के दरमियान मौजूद होता है। आपको रिट्रैक्टाइल की पोजीशन समझ में आ गई है कि ये आईज और नोस्ट्रिल्स के दरमियान मौजूद होता है। इसका काम क्या है कि ये ओल्फैक्टरी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूफ ऑफ माउथ, वहां से वो ब्रेन्स और देन फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ तक क्लियर है। और जो सिसिलियंस का इंतहाई अहम एमसीक्यूज है वो ये है कि ये साइड फीडर्स नहीं होते। बाकी एम्फीबियंस जो हैं ये साइड फीडर्स हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं होते। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो देखते ही नहीं है। ये नियरली ब्लाइंड होते हैं क्योंकि आईज जो होती हैं वो स्किन से कवर्ड होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है। लार्वल स्टेजेस जो है ये ओविडक्ट के अंदर होती हैं। तो ओविडक्ट में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको फीडिंग कहाँ से होती है? वो फीडिंग अपनी खुद करता है, स्क्रैप करता है इनर लाइनिंग को फीटल टीथ के साथ अपनी फीडिंग के। यहाँ तक आपको क्लियर है आयशा एंड महनूर और दूसरे पार्टिसिपेंट्स? दो ऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे हम मूव करने लगे हैं तीसरे ऑर्डर की तरफ। तो इससे पहले आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज, साइड फीडर्स होते हैं जो देख के खाते हैं, जो अपने शिकार को देख रहे होते हैं कि कहाँ से आ रहा है, किस किस्म का शिकार है। साइट SITE वाला नहीं है, साइड SIGHT, ठीक है, देख के खाने वाला। सिर्फ ये जो है ये साइड फीडिंग नहीं है। हम तीसरे ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। ऑर्डर ए न्यूरा है हमारे पास, ये विदाउट टेल है, ठीक है। इसके अंदर जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनका नंबर क्या है कि 3500 स्पीशीज हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स इसमें आते हैं। ये रहते हैं मॉइस्ट हैबिटेट्स में, और जो कुछ होते हैं ये ड्राई डेजर्ट। अब जो अहम चीज़ यहाँ पे आ रही है, वैसे तो सारी जो स्लाइड है ये वन लाइनर है, लेकिन जो अहम है वो यूरो स्टाइल है। इसके जो फ्रॉग्स एंड टोड्स के जो लार्वल स्टेजेस होती है ना, उनमें टेल मौजूद होती है। लेकिन जब ये अडल्ट बन जाते हैं तो टेल मौजूद नहीं होती। अब टेल के जो वर्टिब्री होते हैं ये फ्यूज कर जाते हैं और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरोस्टाइल कहते हैं। आपको यूरोस्टाइल की समझ आ गई है कि क्या है? महानूर आप भी रिस्पॉन्ड करें और आयशा आप भी बताएं कि यूरोस्टाइल की समझ आती है। बेसिकली ये टेल के वर्टिब्री हैं। जब मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वल से अडल्ट स्टेजेस आती हैं, तो ये फ्यूज कर जाती हैं और ये यूरोस्टाइल बना देते हैं। कि आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि यूरोस्टाइल का काम क्या है। हाइंड लिम्स जो हैं ये लॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, और इनके एंड पे वेब्ड फीट मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन जरूर मेंशन कीते जाइएगा कि कौन से ऑर्डर की कौन सी फर्टिलाइजेशन है। इससे पहले हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी और अब क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लार्वे इसके भी हर्बीवोर हैं और इसके पास प्रोटीनेशियस बीक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको ये फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम डिफरेंस देते हैं। टोड्स डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग्स। किस तरह से जो टोड हैं वो फ्रॉग से मुख्तलिफ होते हैं। जो पहले हम स्किन की बेस पे देखते हैं। जो फ्रॉग की स्किन होती है ना ये स्मूथ होती है, लेकिन टोड की स्किन जो होती है रिलेटिवली ड्राई वाटी स्किन होती है और मोर टेरिस्ट्रियल है, यानी कि ज्यादा टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं फ्रॉग। टू टोड जो है ये फैमिली बुफोनिडी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा है और टोड की फैमिली देखी है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आगे आपके पास क्वेश्चन आ गया है। आप बताएंगे कि एम्फीबियंस में कौन से एम्फीबियंस हैं जिनमें मिडिल ईयर प्रेजेंट नहीं होती? इन एम्फीबियंस मिडिल ईयर एब्सेंट इन स्लेमेंडर्स, न्यूड्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। टोड बेसिकली छिपकली जैसा नहीं होता, क्योंकि छिपकली जो स्किन है ना वो स्मूथ टाइप। टोड बेसिकली वो है जिसकी जो स्किन है ना वो वाटी होती है, ठीक है, उसके अंदर उभार से मौजूद होते हैं जो सख्त सख्त होती है। हाँ जी गंदे वाली छिपकली ठीक है आयशा, आप बताएं कि कौन से एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर जो मिडिल ईयर है वो प्रेजेंट नहीं होता? स्लेमेंडर्स, न्यूड्स, बोथ ऑफ दीज, महानूर। स्लेमेंडर्स हैं जिनके अंदर मिडिल ईयर प्रेजेंट नहीं है। आप ऑर्डर कोड डाटा बेसिकली लैक मिडिल ईयर में न्यूड्स भी आते हैं, स्लेमेंडर्स भी आते हैं। तो इसका आंसर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरा इसका बताएं कि द मेंबर्स ऑफ विच ऑर्डर ऑफ एम्फीबियंस हैव नो टेल। कौन ऑर्डर के मेंबर हैं जिनके पास टेल नहीं होती? ए न्यूरा, जिम्नोफियोना, कॉर्डेटा, नन ऑफ द। ए न्यूरा, बिल्कुल आयशा आपने ठीक रिस्पॉन्ड किया है कि ए न्यूरा में। ठीक है मानूर, आपने भी ठीक बताया है कि दोनों के अंदर जो टेल है वो ए न्यूरा में टेल मौजूद नहीं होती।
चले यहीं से हम अपना रिवीजन भी कर लेते हैं। आप बताएं कि जिम्नोफियोना की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसा कि नो टेल ए नहीं हो रहा है, जिम्नोफियोना क्या है? अगर नहीं पता तो हम पीछे कर लेते हैं, वैसे आपको नोट तो कर लेना चाहिए। बताएं जिम्नोफियोना की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कोडाटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जिम्नोफियोना विदाउट लेग्स हैं तो कोडाटा क्या है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, जिम्नोफियोना विदाउट लेग्स हैं और कोडाटा विद टेल है। अब नोट करके कोडेटा जो है वो विद टेल है, जिम्नोफियोना विदाउट लेग्स हैं और ए न्यूरा विदाउट टेल है। ठीक है, ये इनकी वन लाइनर कैरेक्टरिस्टिक। आगे चलें, आयशा एंड महनूर। आगे हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन को डिस्कस करना है। एम्फीबियन की स्किन को ये गैस एक्सचेंज में काम करती है, स्मूथ होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रेशन होती है, ये टेम्परेचर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो स्किन होती है ये पानी को अब्जॉर्ब करके उस टेम्परेचर को मेंटेन करने और ये वाटर को स्टोरेज के तौर पे भी काम करती है। क्रोमेटोफोर्स मौजूद होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। क्रोमेटोफोर्स का ओरिजिन क्या है? एपिडर्मिस और डर्मिस में मौजूद है। ये स्किन कलर को और कलर चेंजेस को रेगुलेट करने के लिए होते हैं। इसके अंदर क्रिप्टिक कलोरेशन, अपोस्मेटिक कलोरेशन और मिमिक्री बेसिकली ये क्या चीजें हैं? ये अडेप्टेशंस हैं, कलर चेंजिंग्स हैं बचाव के लिए। जो मिमिक्री होती है ये क्या है कि सराउंडिंग से हमने मिमिक कर लेना है। जिस किस्म की सराउंडिंग में एम्फीबियंस होते हैं, कुछ एम्फीबियंस वो अपने आप को भी उसी सराउंडिंग के मुताबिक कर लेते हैं ताकि वो प्रीडेटर्स से बच सकें। ये वन लाइनर एमसीक्यूज है, आप इनको नोट करने के। क्रोमेटोफोर वो डर्मिस और एपिडर्मिस में मौजूद है। ये कलर चेंजेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कलर चेंजेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद है? क्रिप्टिक कलोरेशन मौजूद है, पोस्मेटिक कलोरेशन मौजूद है और मिमिक्री मौजूद है। ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि बचाव करती हैं या प्रोटेक्शन में मदद देती हैं प्रीडेटर से। माहौल के मुताबिक कलर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल आयशा, आपने ठीक बताया है। आगे हम मूव करते हैं। एम्फीबियंस एंटर अ स्टेट ऑफ टोरपोर एंड डोरमेंसी व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल। अब देखिए इनको एक सलाहियत भी मिली गई है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो ये डोरमेंसी की स्टेट में चली जाती हैं, जिसको टोरपर कहते हैं। दे ऑफन बरी देमसेल्व्स इन मड एंड सैंड एंड अपीयर व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल। अब ये जो टॉर्पर की तो डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है। अब इसकी दो टाइप्स भी हैं। अगर सर्दियों में है तो और है, अगर गर्मियों में है तो और है। अगर विंटर सीजन में परफॉर्म किया जाए तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं और अगर समर में परफॉर्म किया जाए तो इसको एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसमें जो रेस्पिरेशन है वो चार तरह की है। क्यूटेनियस, कोफरेंशियल। महानूर आप भी रिस्पॉन्ड करें कि क्लियर है, और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने अगर ज्वाइन किया है तो वो भी करें। क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, बुकोफ्रेंशियल रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है और गिल रेस्पिरेशन है। इन चारों का जो है यहाँ पे जो गिल रेस्पिरेशन है ना ये मौजूद होती है जब लार्वल स्टेजेस होती हैं। ठीक हो गया। और पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है जब अडल्ट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है ये मेन पार्ट है। ठीक हो गया, रेस्पिरेशन में नॉर्मल हालात में। लेकिन जब हालात जो हैं वो थोड़े से चेंजिंग होते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस आती हैं, तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये अहम हो जाती है। आप साथ में लिख लें, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अहम होती है जब हालात जो हैं वो नॉर्मल है, कंडीशंस नॉर्मल होती है। बुकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन का जो पार्ट है वो 1 to 7 या 1 to 9% होता है। ठीक है, इसको हम देख। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है ये वैसे तो इसका जो पार्ट कम है, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं या थोड़ी ड्रास्टिक होती हैं तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है इसका रोल ज़्यादा हो जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कि 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है ये ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब जो कंडीशंस हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस से, अब आ रही है महनूर? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगर 5 डिग्री सेल्सियस कंडीशन जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है तो जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ये ज़्यादा हो रही होती है। एमसीक्यू आ सकता है कि जो कंडीशन जब नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो जो कौन सी रेस्पिरेशन है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सी रेस्पिरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो ज़्यादा अहम होगी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा अहम हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऑलमोस्ट 70% जो रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ऑलमोस्ट 30% जो होती है वो क्यूटेनियस होती है और बाकी जो होती है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर है? हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू थी। बुकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन जो है वो मॉइस्ट सरफेस ऑफ माउथ एंड फेरेंक्स के थ्रू होती है।
पल्मोनरी वेंटिलेशन लंग्स के थ्रू होती है और गिल रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है और ये लार्वल फॉर्म्स में पाई। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अहम है और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन है। आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि टाइप ऑफ डोरमेंसी परफॉर्म्ड बाय एम्फीबियंस इन समर। समर में डोरमेंसी की कौन सी टाइप है जो कि एम्फीबियंस परफॉर्म करते हैं? हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, नन। अगर आपको टॉर्पोर की सही से समझ आई थी तो आप इसको जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर हम आगे की तरफ मूव करें। एस्टिवेशन, बिल्कुल, यू बोथ आर राइट। समर में एस्टिवेशन होती है और विंटर में हाइबरनेशन। आगे इसके ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है हम। आपको यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पे जो सबसे पहले वर्टिब्री दिखाया गया ना, ठीक है, ये कौन सा है? ये सर्विकल वर्टिब्री है। सर्विकल वर्टिब्री का एक दूसरा नाम है, इसको हम नेक वर्टिब्रा भी कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में ये एक होता है, रेप्टाइल्स में आगे हम देखेंगे कि ये कितने होते हैं, वैसे अभी बता देती हूँ कि 8 मौजूद होते हैं। एम्फीबियंस में एक सर्विकल यानी कि नेक वर्टिब्री मौजूद होता है। इसके बाद क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, ट्रंक है। ट्रंक का जो लास्ट वर्टिब्री है ना वो सैक्रल है, ठीक है। और ये सैक्रल का काम क्या है कि ये इसके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं ना, पेल्विक फिन्स को ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ता है और इसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि मूवमेंट जो है वो अच्छी हो सके। यहाँ पे अब जैगोफाइसिस दिखाया गया है। ये प्रोसेसेस हैं जो कि ट्विस्टिंग से बचाते हैं। यहाँ तक आपको जैगोफाइसिस तक समझ आ गई है। हमने नेक वर्टिब्री देखे हैं, सैक्रल वर्टिब्री देखा है कि वो पेल्विक फिन्स को उसके साथ जोड़ देता है और उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करता है। हमने जैगोफाइसिस देखा है कि ये प्रोसेसेस हैं जो कि ट्विस्टिंग से, वर्टिब्रल कॉलम को ट्विस्ट से होने से बचाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो डायग्राम शो की गई है इसको देखें तो यहाँ पे यूरो स्टाइल दिखाया गया। बेसिकली जो हमने बात की थी कि लार्वल फॉर्म में टेल के वर्टिब्री मौजूद होते हैं, लेकिन जब अडल्ट आती है तो टेल खत्म हो जाती है तो इसके वर्टिब्री फ्यूज कर जाते हैं और यूरो स्टाइल का एक स्ट्रक्चर दे देते हैं जो कि रोड लाइक, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ पे अहम चीजें जो थी वो सर्विकल वर्टिब्री है, सैक्रल है, जैगोफाइसिस है और यूरोस्टाइल है। बाकी 3 रीजन है, सर्विकल रीजन है, ट्रंक रीजन है और कार्डल रीजन। महनूर एंड आयशा यहाँ तक क्लियर है? बताएं फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्या ये डायग्राम मुश्किल है? आप साथ में नोट कर रहे हैं? इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप तब भी बता सकते हैं। अब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि आपको यहाँ पे समझ आ गई है या नहीं आई है। ये मुश्किल नहीं था। 3 रीजन है इसके, सर्विकल रीजन है, ट्रंक रीजन है और कार्डल रीजन है, ठीक है। सर्विकल रीजन क्या है कि इसमें सर्विकल वर्टिब्रा मौजूद है जो कि एक ही है। ट्रंक रीजन में जो लास्ट को हम देखेंगे कि लास्ट क्या है, वो सैक्रल रिब मौजूद है, ये सैक्रल है। तो वो क्या करता है, उसका काम जो है वो पेल्विक गर्डल को इसके साथ जोड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसको मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें फाइसिस मौजूद हैं, ठीक है आयशा, नोट कर रहे हैं आप। मैम सर्विकल के बाद वाली बोन का बता दें। सर्विकल के बाद वाली जो बोन है ना वो स्टर्नम है, ठीक है, और वो ट्रंक रीजन में मौजूद है और लास्ट पे ये इसका जो वर्टिब्री है ना वो सैक्रल उसका नाम है। आयशा पता चल गया कि सर्विकल के बाद वाली बोन? शायद नेट का इशू है, मेरे पास आपके मैसेजेस लेट आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आगे हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की। पीछे हमने, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इनमें ना जो प्रोजेक्टाइल और स्टिकी टंग मौजूद होती है। अब यहाँ पे हम उसका काम देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। ए न्यूरॉन्स में ये मौजूद होती है। ए न्यूरॉन्स यूज देयर टंग एंड जॉज इन फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म। अब फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसमें जो टंग की टिप के ऊपर ना म्यूकस और बुक्कल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि अपनी सेक्रीशंस देते हैं। इन सेक्रीशंस की वजह से जो प्रे को पकड़ना आसान हो जाता है। अब टंग जो है वो फ्लिक आउट कब करती है? लंग्स मूव फॉरवर्ड एंड फ्लिक्स आउट इट्स टंग। टंग बाहर की तरफ जाती है जहाँ पे प्रे मौजूद है। इस दौरान जो लोअर जॉ होगा ये डिप्रेस होगा, हेड जो होगा वो टिल्ट होगा ऑन इट्स सिंगल सर्विकल वर्टिब्री के ऊपर, और वो जो प्रे को पकड़ लेगा ए न्यूरॉन्स और बैक उसको माउथ में ले आएगा और अपनी फीडिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं या जो नीड्स हैं उसको वो पूरा करेगा। और ये जो तमाम काम्स हैं ये कितने देर में पूरे होते हैं? ये 0.05 से लेके 0.15 सेकेंड्स में ये तमाम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है। और इतनी देर में उस प्रे बेचारे को पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे खुली फिजा में उस ए न्यूरॉन के अंदर चला गया हूँ और वो मुझे खा भी रहा है। आपको यहाँ तक समझ आती है? यहाँ पे जो है मैं वो म्यूकस और बुक्कल ग्लैंड्स हैं, ठीक है,
लोअर जा डिप्रेस होता है, लंग्स फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं और फ्लिक आउट टंग है, ठीक है। और एक और अहम चीज जो है यहाँ पे है कि हेड जो है ये सर्विकल वर्टिब्री के ऊपर टिल्ट है कि वो उसके ऊपर अपने सर को मोड़ लेता है आगे पीछे ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। आयशा एंड महनूर, आप मुझे बता दें कि विजन की तरफ हम चलते हैं तो इसकी हम इस कवर करते हैं। आप एक एक चीज को देख लें। यहाँ पे लोअर आईलिड को देखें, निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन है, कोर्निया है, आइरिस है, प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल है, ठीक है। हमने इन सारी चीजों को डिस्कस करना है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप साथ में लिखते जाएं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये साइड फीडर्स होते हैं, लेकिन सिसिलियंस जो हैं ये साइड फीडिंग नहीं करते क्योंकि वो नियरली ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। आईज अब कहाँ पे मौजूद होती हैं? इन फ्रंट ऑफ हेड मौजूद हैं, इनमें बाइनोकुलर विजन मौजूद है, वेल डेप्थ वेल डेवलप्ड डेप्थ परसेप्शन है, जिसकी वजह से ये प्रे को कैप्चर करते हैं और प्रिसाइजली कैप्चर करते हैं, पता भी नहीं चलता प्रे को। अदर एम्फीबियंस जिनके अंदर जो लेटरल आइज हैं वो स्मॉलर होती हैं, उनके अंदर बाइनोकुलर विजन मौजूद नहीं होती। आपको समझ आ गई है कि तमाम एम्फीबियंस में बाइनोकुलर विजन है, लेकिन जिनकी लेटरल आइज स्मॉलर हैं उनमें बाइनोकुलर विजन मौजूद नहीं है। लोअर आईलिड की बात करते हैं तो ये मूवेबल है, ठीक है। मूवेबल है तो इसका काम क्या है? ये क्लीन करता है और प्रोटेक्ट करता है आइज को। मच ऑफ इट इज ट्रांसपेरेंट, इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट है और हम इसको क्या नाम देते हैं? निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। आयशा महनूर, आपके सारी स्लाइड में मैं आहिस्ता से बोलने की कोशिश करूंगी, कहीं भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। लोअर आई निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन लोअर आईलिड का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती है। और आई बॉल रिट्रैक्ट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द स्कल, जब आई बॉल जो है वो स्कल के अंदर चला जाता है तो जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि मूव कर सकती है वो कॉर्निया के ऊपर मूव करती है और आंख को बचाती है इन्वायरमेंट से, उसको क्लीन करती है और बचाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। कौन से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं विजन में? वो ऑर्बिटल ग्लैंड्स हैं जो कि लुब्रिकेट करते हैं और वॉश करते हैं आइज को, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम इसके लेंस की बात करें। लेंस किस तरह का है? लेंस लार्ज है, राउंड है, पैराक्टोकॉर्निया मौजूद है, फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियम जिन्हें हम आइरिस कहते हैं ये इसके गिर्द मौजूद होता है। देखिए डायग्राम में बिल्कुल वाज़ह दिखाया गया है कि जो लेंस लार्ज भी है, राउंड भी है और ये आइरिस इसके गिर्द मौजूद है। आइरिस क्या है? ये एपिथेलियम के फोल्ड है, ठीक है। अभी तक हमने लिया, निक्टिटेटिंग ब्रेन को लिया और आइरिस को देख लिया। अब हम एक अनदर इम्पोर्टेंट चीज को देखेंगे कि इसमें जो विजन है, ठीक है, वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं एम्फीबियंस। आइरिस डायलेट करता है और कंस्ट्रिक्ट करता है और प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है कि जब उसने अपनी फोकस करना है तो वो किस तरह से फोकस करेगा। फोकस जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो वो एट रेस्ट करेगा, लेकिन जब जो ऑब्जेक्ट से नजदीक पड़े हुए हैं तो उनकी फोकसिंग के लिए प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल जो होता है ये काम करता है। ये किस तरह से हरकत करता है कि ये मूव करता है लेंस को फॉरवर्ड की तरफ और जो नजदीक पड़ी हुई चीजें हैं एम्फीबियन जिनको फोकस कर ले। यहाँ तक आपको क्लियर है कि प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल किस तरह से काम करता है? ये लेंस को फॉरवर्ड मूव करवाता है ताकि जो लेंस है वो फोकस कर सके जो नजदीक पड़ी हुई चीजें हैं, क्लोज चीजें हैं उनके ऊपर। आप मुझे यहाँ पे बताएं कि क्लियर है महानूर एंड आयशा और दूसरे पार्टिसिपेंट्स? क्लियर है, ठीक है। अब इसमें रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। रोड एंड कॉन्स जो कि रेटिना में मौजूद होते हैं। कॉन्स जो हैं बेसिकली कलर विजन के साथ इनका ताल्लुक है, एसोसिएटेड है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी जो विजन है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आई होगी, आ गई होगी, सॉरी आपको समझ आ गई होगी क्योंकि हमने सारी चीज़ों को बड़े आहिस्ता आहिस्ता से देखा है। हम आगे की तरफ मूव करें। विजन क्लियर है तो एम्फीबियंस किस तरह से देखते हैं और कौन सी चीज का क्या क्या काम है, ठीक है भाई आगे चलते हैं। तो अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताएंगे कि फोकसिंग जो है, फॉर फोकसिंग पोजीशन ऑफ लेंस इज एडजस्टेड बाय
कौन सी चीज है वो लेंस को एडजस्ट करती है फोकस करने के लिए? निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन एडजस्ट करती है, प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल एडजस्ट करता है, कॉर्निया करता है, या नन ऑफ? इनमें से जो कौन है वो लेंस की पोजीशनिंग को सेट करता है फोकस करने? सारे ऑप्शंस को मैं आपके सामने बताती हूँ कि निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या थी। जब जो आईबॉल है ये स्कल की ओपनिंग में चला जाता है तो ये आंख को बचाती है, उसके ऊपर चली जाती है, ठीक है, ड्रॉन। प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल जो है ये बेसिकली सेट करता है फोकसिंग को। कॉर्निया क्या था कि ये क्लियर आउटर लेयर है जो कि इन फ्रंट ऑफ आइज मौजूद होती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। क्या तीनों आपको क्लियर है? आयशा ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कि जो प्रोटेक्टर लेंस है या लेंटिस मसल है वो फोकसिंग में मदद करता है। महानूर आगे की तरफ चलें। आगे हम इसके हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट इसमें जो मौजूद है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल मौजूद है। ठीक हो गया। वेंट्रिकल के अब इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड मौजूद हो, वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो। आगे हम इसके ऑडिटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जो ईयर है ए न्यूरॉन्स का, इसमें टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर और इनर ईयर मौजूद होता है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है बेसिकली? इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अनदर नेम ऑफ ईयर ड्रम और ये सेपरेट करता है इनर ईयर को मिडल ईयर से। है, अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि ईयर ऑफ ए न्यूरॉन्स किसके ऊपर कंप्राइज करता है, तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर और इनर ईयर आता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि मिडिल ईयर रिमाइंडर्स में मौजूद नहीं होता। अब टेम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास है, ये ईयर ड्रम है, ठीक है, और ये सेपरेट करती है इनर ईयर को मिडल ईयर से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब दो तरह के जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो इसमें प्रोड्यूस होती हैं, एक है हायर और एक लोअर। ठीक है, हायर जो फ्रीक्वेंसीज हैं साउंड की वो कौन सी है? 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज तक है। ये एयरबोर्न वाइब्रेशंस हैं और ये इनर ईयर तक जाती हैं थ्रू टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं जो कि 100 से 1000 हर्ट्ज तक हैं वो सबसेट्रेट बोर्न वाइब्रेशन और वो इनर ईयर तक फ्रंट अपेंडिजेस एंड पेक्टोरल गर्डल की मदद से जाती है। ये आपको क्लियर है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स और इनका जो इनर ईयर तक जाने का चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। महानूर को क्लियर है? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक्सक्रीशन को हम देखते हैं। ये हाइपोटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है आयशा। हाइपोटोनिक यूरिन क्या है कि जिसमें जो सल्यूट होता है वो कम होता है अपने सराउंडिंग के निस्बत। ठीक है, सोल्यूशन के सराउंडिंग के निस्बत। दूसरी बात, अगर सल्यूट कम है तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड या आयंस मौजूद हैं वो स्किन और वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वापसी ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो यूरिन होता है वो इस तरह से हाइपोटोनिक हो जाता है। तो अब हमने पढ़ा था कि लार्वल स्टेजेस पानी में होती हैं लेकिन अडल्ट जो होते हैं वो लैंड के ऊपर होते हैं। तो जब ये पानी में होंगे तो अमोनिया सक्रीट करेंगे, जब लैंड के ऊपर होंगे तो यूरिया सक्रीट करेंगे। डायरनल एम्फीबियंस क्या मतलब है कि ये रात के वक्त अपनी सरगर्मियाँ अफोर्ड करते हैं और डे टाइम ये बाहर की तरफ कम निकलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एक्टोडर्म होते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, इनकी जो हीट होती है वो सराउंडिंग की हीट के मुताबिक हो जाती है। तो ये इसलिए ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं इसी वजह से, और ये डायरनल भी इसी वजह से होती है। स्किन जो है ये फंक्शन करती है रिहाइड्रेशन में। किस तरह से? डिहाइड्रेशन कब होती है? जब पानी खत्म हो जाता है, बॉडी खत्म हो जाता है या पानी की कमी हो जाती है। रिहाइड्रेशन है कि वापसी पानी को अब्जॉर्ब करते हैं स्किन की मदद से, ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में जाएंगे तो अपनी स्किन के थ्रू ये पानी को वहां से अब्जॉर्ब कर लेंगे और रिहाइड्रेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी एक्सक्रीशन को देख लिया है। तो आप मुझे बताएंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ट्रांसमिट टू इनर ईयर थ्रू। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस थी जो 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज तक थी वो तक जाती हैं किसके थ्रू? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, फ्रंट अपेंडिजेस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का। अब आप मुझे दूसरा नाम बताएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया था टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का ईयर ड्रम। बिल्कुल, आप दोनों नोट कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ठीक हो गया। अब हम इसी को एक्सप्लोर करें तो फ्रंट अपेंडेजेस जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रही है वो कब सही होती, अगर यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की बात होती। एम्फीबिया में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने कोडेट को देखा है, फिर हमने एम्फीबियंस की क्लासिफिकेशन को, करेक्टर को देखा है, ऑर्डर्स को स्टडी किया है, उसकी वीएन देखी है, हार्ट देखा है, और उसके एक्सटर्नल स्केलेटन देखा है, ठीक है, एक्सक्रीशन देखी है। क्लियर है महानूर और आयशा? अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है अपने नोट्स को एक दफ़ा देखें, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो पूछ। अब हम मूव करते हैं अपनी क्लास रेप्टिलिया की तरफ, जो कि बेसिकली कब फ्लरिश हुई थी, मीजोजोइक पीरियड में। अब वाइल्ड लाइनर एमसीक्यूज है कि कौन सी क्लास मीजोजोइक पीरियड में फ्लरिश हुई थी, और ये यकीन करें आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कौन सा पीरियड हुआ, क्योंकि ये सीनोजोइक पीरियड, मीजोजोइक पीरियड, पैलियोजोइक पीरियड बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप इसको आर और एम को किसी तरह से याद कर लें कि आर से रेप्टिलिया और एम से मेसोजोइक, कोई नाम बना लें, कोई की बना लें, ताकि हमें फौरन से याद आ जाए कि मेसोजोइक पीरियड में रेप्टिलिया रोज हुआ था। ठीक है, रोज नहीं, फ्लरिश हुआ था। फ्लरिश का मतलब है कि उसकी ज्यादा सक्सेस हुई। अब ये बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जो एम्फीबिया हमने पढ़े थे वो बॉर्डर लाइन के ऊपर थे। वो उनकी जो लाइफ का एक पार्ट था वो पानी में था और दूसरा जो पार्ट था वो लैंड पे था, लेकिन इनका तमाम जो जिंदगी का पूरा हिस्सा है वो लैंड वर्टिब्रेट्स के तौर पे ये गुजारते हैं। इनके अंदर क्या है, एमनियोटिक एग्स पाए जाते हैं। एमनियोटिक एग्स हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे। ड्राई स्केली स्किन इनकी मौजूद है। हमने एम्फीबियंस में पढ़ी थी कि उनकी मॉइस्ट स्किन है, लेकिन इनकी स्किन कैसी है, ड्राई स्किन है, स्केल्स मौजूद हैं इसके ऊपर। अब प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। कौन सी? एमनियन, एलेंटोइस, कोरियन, या एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस भी कर। ठीक है, और इसी की वजह से जो एग्स हैं वो एमनियोटिक एग्स कहलाए जाते हैं। Except for crocodilians, all reptiles have a three-chambered heart consisting of two atria and one ventricle. क्रोकोडाइल्स के अलावा जो तमाम रेप्टाइल्स हैं उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जैसा कि एम्फीबियंस में भी मौजूद था। तो क्रोकोडिलिया में किस किस टाइप का हार्ट होता है, क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर क्रोकोडिलियंस का हार्ट बाकी तमाम रेप्टाइल्स से अलग है तो वो किस तरह का हो? या तो वो टू चैम्बर्ड होगा, यार वो फोर चैम्बर्ड होगा। बिल्कुल आयशा, आपने सही बताया है कि क्रोकोडिलियंस का, हाँ बिल्कुल, वेंट्रिकल्स की पार्शियल डिवीजन होती है ऑलमोस्ट, वो क्या होता है, फोर चैम्बर्ड होता है। ठीक है, आगे हमने अभी एमनियोटिक एग की बात की थी, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम इसकी लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं कि तीन तरह की लेयर्स हैं जो इसमें पाई जाती हैं। कौन सी लेयर्स हैं? एमनियन, कोरियन और अलेंटोइस। ठीक है, सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो कोरियन है। ठीक है, उससे अंदर वाली कौन सी है? एमनियन, और उससे अंदर वाली जो है वो अलेंटोइस है। यहाँ पे शेल दिखाया गया है, यॉक सैक है, जिससे जो जाइगोट है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है डेवलपमेंट के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको कि किस तरह से एक एग जो है वो एमनियोटिक एग कहलाता है? क्योंकि इसमें लेयर्स मौजूद होती हैं। ये लेयर्स जो होती हैं ये एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, और ऐसे एग्स जिनमें ये लेयर्स मौजूद नहीं होती उनको हम नॉन एमनियोटिक एग्स कहते हैं, जैसा कि एम्फीबियंस के एग। लेकिन रेप्टाइल के एग्स एमनियोटिक है। क्लियर है आयशा? ठीक है महानूर, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स की अब हम बात करते हैं तो इसमें लिजर्ड एंड स्नेक्स आते हैं। ठीक हो गया, स्फिनोडोन एंड टाट्रा जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो भी प्रेजेंट डे मौजूद हैं। क्रोकोडिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंसेस्टर्स हैं मॉडर्न बर्ड्स के। ये एविस की क्लास में भी रिपीट होगा, ठीक है, कि ये बहुत अहम है। और ये रेप्टाइल्स में भी आता है कि है तो ये रेप्टाइल, लेकिन ये इंसेस्टर के तौर पे काम करता है मॉडर्न बर्ड्स के। यहाँ से मॉडर्न बर्ड्स अरोज हुए थे। अब ये ड्राइव कहाँ से हुए थे? ड्राइव फ्रॉम डायनासोर्स ऑफ जुरासिक एंड क्रीटेशियस पीरियड। ये डायनासोर से ड्राइव हुए थे, और डायनासोर कौन से पीरियड के थे? जुरासिक और क्रीटेशियस पीरियड के थे। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लिव इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन, फ्लरिश्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज। यहाँ वन लाइनर एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। क्रोकोडिलियंस क्या हैं, और रेप्टाइल्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ से ड्राइव हुए थे? ठीक है, लिजर्ड एंड स्नेक्स हैं। और ये कौन से एरिया में फ्लरिश हुए थे? ट्रॉपिकल एरियाज में फ्लरिश हुए थे। आगे आपकी स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इंसेस्टर्स जो हैं टू मॉडर्न बर्ड्स बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्रोकोडिलियंस से, सिसिलियंस से,
स्लेमेंडर्स से या नन ऑफ दीज? क्रोकोडिलियंस। आयशा, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया है कि वो क्रोकोडिलियंस है। अगर सिसिलियंस की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है, ठीक है, वो क्रोकोडिलियंस ही था। क्रोकोडिलियंस के हमने दो बातें पढ़ ली हैं कि इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है और ये इंसेस्टेड भी हैं मॉडर्न बर्ड्स के। बिल्कुल। सिसिलियंस लिम्बलेंस है और स्लेमेंडर्स जो हैं वो बताएं वो क्या है। इनके मिडल ईयर मौजूद नहीं होता, लेकिन वन लाइनर इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी? टेल। आयशा, लगता है आपको नहीं आता। ऑर्डर कॉर्डेटा। महानूर, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। रिस्पॉन्ड, गुड पार्टिसिपेशन। आयशा क्लियर है? यहाँ तक लिख रही हैं? ठीक है आयशा, ये लिखा हुआ हमारे बहुत काम है, क्योंकि अब इंशाल्लाह मार्च में हमारा टेस्ट हो जाना है, तो हमारे पास इतना तो हरगिज मतलब नहीं होता ऑन द स्पॉट कि हम पूरी बुक खोल लें और उसको देखें। अगर आपके पास लिखी हुई चीज़ें होती हैं तो हम उसको 2 से 3 दफ़ा उसको गो थ्रू करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। बेसिकली कोडेट के एक एक फीचर को याद करना मुश्किल होता है, तो 3 से 4 दिन अगर हम इन चीज़ों को गो थ्रू करते जाएं तो वो हमें आसान हो जाती हैं और हमें याद हो जाता है कि लिम्ब लेस कौन से थे, टेल लेस कौन से थे, विद टेल कौन से थे, फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में मौजूद था। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम एप्रिसिएशन है आपके लिए। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि 3 ऑर्डर मौजूद हैं एम्फीबिया में, लेकिन 4 ऑर्डर मौजूद हैं किस में? रेप्टाइल्स में। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि 4 तरह के इसमें ऑर्डर्स मौजूद हैं। क्रोकोडिलिया, स्फिनोडोंटा, जिसको हम एक और नाम भी है उसको हम आगे देखेंगे, स्क्वामेटा और टेस्टोडाइंस। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ये मैटर करती हैं कि इनकी एग्जाम्पल्स मैटर करती हैं। जैसा कि क्रोकोडिलिया जो है इसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं, और एलिगेटर्स जो हैं ये ज़्यादा जो पूछा जाता है ना वो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स का पूछ लिया जाता है। और इसकी स्पीशीज कितनी है? वो 23 है। और जो दूसरा है टाटरा, उस इसमें आते हैं और इसमें 2 स्पीशीज सिर्फ मौजूद हैं। देखिए एक साइड पे 23 स्पीशीज मौजूद हैं और एक पे सिर्फ 2 स्पीशीज मौजूद हैं। और स्क्वामेटा में अबाउट 7900 स्पीशीज मौजूद हैं। इसके अंदर लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं। टेस्टोडाइन्स में टर्टल्स मौजूद हैं, टॉर्टोइजेस मौजूद हैं और अप्रोक्सीमेटली 300 स्पीशीज मौजूद। इसकी क्लासिफिकेशन को हम मजीद देखते हैं तो ये हमें क्या कहती है? ऑर्डर टेस्टोडाइन्स और चिरोनिया को सबसे पहले हम देखेंगे, जो जिसमें टर्टल्स आते हैं 2 to 5 स्पीशीज। पीछे हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 300 स्पीशीज हैं और यहाँ पे कितनी बता रहे हैं? 225 स्पीशीज बताई जा रही है। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं 300 या 2 to 5 तो बहुत होगा आंसर। वैसे हमें जो होता है ना एग्जैक्ट आंसर बताना होता है या एग्जैक्ट के आसपास का आंसर बताना होता है, ये जो दोनों आंसर्स है ना ये ठीक है, क्योंकि एक जगह पे 300 बताई गई है और दूसरी जगह पे 2 to 5। मिलर एंड हार्ले में 225 स्पीशीज मेंशन। इनका जो स्केलेटन होता है ये बोनी होता है। लिम्स जो होती हैं वो इंटरनली आर्टिकुलेट की हुई होती हैं रिब्स के साथ। पीक इनकी केराटिनाइज्ड होती है। आपको पता है ना केराटिन प्रोटीन जो हमारे नील्स में भी मौजूद होती है, इनकी पीक में भी मौजूद होती है। इनमें टीथ मौजूद नहीं होती है। कैरापेस मौजूद है, इसमें प्लास्टोन मौजूद है, इसमें ना शेल पाया जाता है। ठीक है, शेल का जो डोर्सल पार्ट होता है उसको कैरापेस कहते हैं और जो वेंट्रल पार्ट होता है उसको हम प्लास्टोन कहते हैं। आगे हम उस शेल को विजुअली भी देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी चीज को देख लेते हैं ना उसकी डायग्राम को तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। 8 सर्विकल वर्टिब्री पाए जाते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था कि सर्विकल का एक और नाम भी है। सर्विकल वर्टिब्री का दूसरा नाम क्या है? नूर एंड आयशा और दूसरे पार्टिसिपेंट्स आप बताएंगे कि सर्विकल वर्टिब्री का दूसरा नाम क्या है? नेक वर्टिब्री। बिल्कुल महानूर, आपने सही बताया है कि सर्विकल वर्टिब्री का अनदर नेक वर्टिब्री है। तो एम्फीबियंस में नेक वर्टिब्री एक मौजूद थे, लेकिन रेप्टाइल्स में नेक वर्टिब्री 8 है और एस शेप कन्फिग्रेशन में मौजूद है। एस शेप कन्फिग्रेशन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि ये सेक्शुअल मेच्योरिटी तक 7 to 8 ईयर्स ये रहते हैं और इसके बाद इनमें सेक्शुअल मेच्योरिटी आती है। ऑलमोस्ट ये 14 ईयर्स या इससे ज़्यादा जिंदा रहते हैं बस। इसमें क्लचेस ऑफ 5 to 100 एग्स, क्लचेस यानी कि गुच्छे मौजूद होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है वो 4 weeks to 1 year तक होती है और इनमें किसी किस्म की कोई पेरेंटल केयर मौजूद नहीं होती। डेवलपमेंट टेक्स 4 weeks to 1 year एंड नो पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट। आगे हमने बात की थी कि इनमें शेल है जिसका डोर्सल पोर्शन कैरापेस है और वेंट्रल प्लास्टोन है। तो यहाँ पे विजुअली भी दिखाया गया है। देखें कि वर्टिब्री और रिब्स मौजूद है। जो शेल का डोर्सल साइड है वो कैरापेस है और जो वेंट्रल साइड है ये कौन सी है? प्लास्टोन है हमारे पास।
और इस वाले डायग्राम में जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें एस शेप्ड कन्फिग्रेशन दिखाई गई है। हमने कहा था कि 8 सर्विकल वर्टिब्रे मौजूद होते हैं, आप इनको काउंट करें। ये जो छोटे से डॉट्स बी सी डी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑलमोस्ट कितने बनते हैं? ये 8 ही बनते हैं। और हमने बात की थी कि सर्विकल वर्टिब्रे कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये देखें, उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन को मजीद एक्सप्लोर किया हुआ है कि ये किस तरह से सर्विकल वर्टिब्रे से ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं, आगे पीछे, और ये नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं सर्विकल वर्टिब्रे की हेल्प से। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये नेक वर्टिब्रे, ठीक है। महनूर, आपको समझ आ गया? आयशा, आप भी बताएं। एस शेप कहाँ है? बिल्कुल, देखें अब उन्होंने हमें एस शेप बना के तो नहीं दिखानी, ये ऊपर उन्होंने एस शेप का मतलब दिखाया है कि ये जो है ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली मूव नहीं करेंगे, थोड़ी सी जैसे एस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी इस तरह से है ना, थोड़ा सा टिल्ट आता है उसमें, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाता है, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा टिल्ट आता है, एग्जैक्टली सही से ऊपर नहीं होता। तो ये भी जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे या जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हल्का सा इनके भी वर्टिब्रे में टिल्ट होगा, ये एग्जैक्टली नहीं मूव कर सकते जैसे हम कर लेते हैं। इनके अंदर जो ये सारी जो इनकी गर्दन या जो नेक रीजन है, ये ऊपर को उठता तो है लेकिन सारा नहीं उठता। ऐसे शेप कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई है? आयशा, इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं इसकी पिक्चर्स को एक्सप्लोर कर रही थी ना, तो मैंने भी सेम चीज नोट की कि ऐसे शेप कॉन्फ़िगरेशन किधर है। फिर देन मैंने इसको मजीद सर्च किया तो मैंने ये चीज नोट की कि एस शेप कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब क्या है। वो ये था कि इनमें टिल्टिंग मौजूद होती है, इरेक्ट नहीं होता। ठीक है आयशा, हमारी सोच थोड़ी सी मिल गई है। महनूर, आपको क्लियर है? आगे हम बात करते हैं ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की। तो इसमें एक सर्वाइविंग स्पीशी है, सिर्फ एक ही सर्वाइविंग स्पीशी पाई जाती है, जो कि टाड्रा यानी कि स्पिनोडोन पंकुटेटस नाम है उसका। और ये मुझे पंकुटेटस नाम बड़ा पसंद है, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम अदर रेप्टाइल्स, ये किस तरह से हैं? ये टूथ स्ट्रक्चर और उसकी अटैचमेंट के ऊपर बेस पे ये दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि इनका जो टूथ का स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का होता है जिसकी बेस पे ये दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लिखें इसको कि ये टाट्रा के जो टीथ है ना, इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि कांट बी रिप्लेस्ड, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये शार्प प्रोजेक्शंस हैं जॉ बोन की। दिस मींस दैट worn डाउन और ब्रोकन टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस। तो इनकी जो अलग चीज है वो क्या है कि ये लोअर जॉ ही की प्रोजेक्शंस हैं, जिसकी वजह से अगर ये टूट जाते हैं तो इनको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और इसी बेस पे इनको दूसरे रेप्टाइल से अलग किया। समझ आती है ये बात? टाट्रा टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, these are the sharp projections of the jawbone. This means that worn down or broken teeth cannot be replaced. ये क्लियर है आपको? और ये क्या होते हैं? ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस पता है ना, जो कि एग्स देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं जो। ठीक हो गया, आयशा को क्लियर है? मनूर, आप बताएं अगर आपको मतलब इसके किस तरह से इसके अटैचमेंट और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर आगे आप बताएं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि द नंबर ऑफ नेक वर्टिब्रे फाउंड इन टर्टल्स कौन से हैं? 8 7 1, नन ऑफ 8। एग्जैक्टली महानूर, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। तो इन ऑप्शंस में ना एक और आंसर पड़ा हुआ है जो कि 1 है। तो 1 जो नेक वर्टिब्रे किस में मौजूद था? एम्फीबियंस में मौजूद था। हम साथ साथ रिवीजन भी कर आगे हम मूव करते हैं अपनी ऑर्डर स्क्वायरमेटा की तरफ, और ऑर्डर क्रोकोडिलिया दोनों को देखेंगे हम। स्क्वायरमेटा में फर्दर डिवीजन मौजूद है, 3 सब ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। इंसेस्ट्रल मेंबर्स थे वो लेपिडोसार लाइनेज से ओरिजिनेट हुए थे ऑलमोस्ट 150 मिलियन ईयर्स अगो। तो लेपिडोसार लाइनेज क्या है? ये मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर्स हैं स्क्वायरमेट। क्या मैं रिपीट कर रही हूँ? लेपिडोसार लाइनेज इज मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर्स हैं किसके? स्क्वायरमेटा के। अब ऑर्डर क्रोकोडिलिया की बात करें तो इसमें 21 स्पीशीज मौजूद हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू द सर्टेन स्कल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी जो स्कल की खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये दूसरों से अलग होते हैं? इनकी स्कल में ओपनिंग्स होती हैं, ट्रायंगुलर आई ऑर्बिट है, और लेटरली कंप्रेस्ड टीथ मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इनको दूसरों से अलग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हम आगे देखते हैं सब ऑर्डर सॉरिया और सब ऑर्डर सरपेंटिस। ये दोनों सब ऑर्डर्स किस में आते हैं? ये ऑर्डर स्क्वायरमेटा की डिवीजन में आते हैं, ठीक है।
हमने कहा था ना कि ये डिवाइडेड है 3 सब बॉर्डर्स में, तो वो 3 सब बॉर्डर्स कौन से हैं? वो सौरिया, सरपेंटिस और एक आगे हम देखेंगे एम्फिस्बियनी है। ठीक है। सब ऑर्डर सौरिया क्या है? इसमें लिजर्ड्स आती हैं, 3300 स्पीशीज हैं इसके अंदर लिजर्ड्स की। इसमें 2 पेयर ऑफ फ्लैग्स मौजूद हैं। अपर एंड लोअर जाज जो होते हैं ना, ये इंटीरियरली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं होते। सब ऑर्डर सरपेंटिस जो है, इसमें स्नेक्स मौजूद हैं। इसमें 2300 जो है वो स्पीशीज मौजूद होती हैं। ये लिम्स इनमें मौजूद नहीं होती। लिजर्ड्स में 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं, लेकिन सरपेंटिस यानी कि स्नेक्स में लिजर्ड लिम्स मौजूद नहीं होती। ये इलोंगेट होते हैं और इनके स्केलेटन में 200 वर्टिब्री और पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अपने साथ ऑर्डर एम्फिस्बियनिया को, जिसमें वर्म लिजर्ड्स आती हैं। इनका जो अनदर कॉमन नेम है वो क्या है? वर्म लिजर्ड्स है। इसके अंदर स्पीशीज जो हैं वो 135 स्पीशीज हैं। ये लेगलेस हैं, स्नेक्स भी लेगलेस थे, ठीक है। इनका जो स्केल है ना, वो शॉवल शेप्ड होता है, गमले की शक्ल का, ठीक है। स्किन में रिंग लाइक फोल्ड्स मौजूद होते हैं, जिनको हम एन्यूली कहते हैं, और ये वर्म्स के ऊपर और इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। और ये भी क्या है? ओवी पैरस है, यानी कि ये एग ले करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? आयशा एंड महानूर, आप बताएं कि आपको जो हमने डिवीजन पढ़ी है, 3 सा बॉर्डर पढ़े हैं, ऑर्डर किस पे यानी, और दूसरे 2 ऑर्डर क्लियर है वो आपको? आगे हाँ, आपसे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन ऑर्डर क्रोकोडिलिया, कितनी स्पीशीज मौजूद होती हैं ऑर्डर क्रोकोडिलिया में? 21 नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं, 135 मौजूद हैं, या 2300 नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं? 21 महानूर, बिल्कुल आपने सही बताया। आयशा देखें, आपसे पहले महानूर ने बता दिया। वेल डन भाई, बोथ ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग। आयशा, इसमें जो है वो 21 नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं, बिल्कुल। आगे की तरफ हम मूव करते हैं, तो इसका हम सेंसरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इसमें हीट सेंसिटिव बिट्स मौजूद होते हैं, जो कि आइज के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है। जैकॉब्सन ऑर्गन्स मौजूद हैं, जो कि ओल्फैक्शन को डिटेक्शन करते हैं, और ये रूफ ऑफ माउथ के ऊपर मौजूद होते हैं। हम इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, रिले ऑन साइट टू डिटेक्ट प्रे एंड प्रीडेटर, ये भी साइड फीडिंग करते हैं। आईज इनमें लार्ज हैं विद मूवेबल आईलिड। स्नेक्स एंड जिकोस लैक मूवेबल आईलिड्स। बाकी तमाम जो रेप्टाइल्स हैं वो मूवेबल आईलिड होते हैं, लेकिन स्नेक और जिकोस में आईलिड मूवेबल नहीं होते, दे लैक मूवेबल आईलिड्स। अब हमने बात की थी किसकी? जैकॉब्सन ऑर्गन्स की। तो जैकॉब्सन ऑर्गन्स का एक और नाम है जिसका हम पैम्ब्रो नेजल ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे मौजूद है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के नीचे नर्व है, और नर्व के नीचे जो स्ट्रक्चर है ना, वो जैकॉब्सन ऑर्गन है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब टंग बाहर की तरफ आती है, जो स्नेक्स हैं या जो लिजर्ड्स हैं, ये अपनी बाहर की तरफ टंग को लेके आते हैं, तो ऑर्डर पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड फ्रॉम द एयर बाय द टंग। तो जो ऑर्डर के पार्टिकल्स होते हैं, जो टंग होती है, इनको कैप्चर कर लेती है, और वापस जब इसको मुंह में लेके जाती है, तो जो जैकॉब्सन ऑर्गन होता है, इसको वो कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑल्फैक्शन का ऑर्डर का ही ऑर्गन है, ठीक है। और वहां से जो नर्व है वो ब्रेन की तरफ लेके चली जाती है। यहाँ तक आपको समझ जाती है कि वेम्ब्रोनेजल या जैकॉब्सन ऑर्गन किस तरह से काम करता है और इसकी लोकेशन क्या है। ये रूफ ऑफ माउथ के ऊपर मौजूद होता है, और ये ऑल्फैक्शन में काम करता है। जो टंग होती है, ये उस ऑर्डर के पार्टिकल्स को मुंह के अंदर लेके जाती है, वहां से वेम्ब्रोनेजल के पास जाते हैं, और वहां से ये ब्रेन के पास चले जाते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू। इज दिस क्लियर? मैं आगे की तरफ नहीं कर रही, क्योंकि शायद आप लिख रही हो, ठीक है, तो फिर मसला हो सकता है। आप मुझे बता दें कि अगर आपको ये क्लियर है, तो हम आगे की तरफ मूव करें। यस, ठीक हो गया। आयशा, आप भी बता दें। यहाँ पे जो हमने 3 अहम चीजें देखी हैं, एक देखा है कि जैकॉब्सन ऑर्गन की लोकेशन, दूसरा हमने देखा है उसका दूसरा नाम, तीसरी बात हमने देखी है कि एक ओल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होता है, जो कि जैकॉब्सन ऑर्गन से ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। फिर एक साथ में नर्व भी मौजूद। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो बहुत से रेप्टाइल्स हैं, ये ओविपेरस होते हैं, लेकिन जो कुछ स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं, ये ओवोविविपेरस होते हैं। ये अंडे देते हैं, और उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो शेल के अंदर होती है, और जब वो शेल टूटता है, तो वो एक यंग के तौर पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्ट एलिगेटर एंड क्रोकोडिलियन जो डोंट शो पेरेंटल शेयर, जो ज्यादातर होते हैं वो पेरेंटल केयर नहीं करते, लेकिन एलिगेटर और क्रोकोडिलियंस में पेरेंटल केयर मौजूद होती है। ये वन लाइनर एमसीक्यूज आ जाता है कि क्रोकोडिलियंस में पेरेंटल केयर मौजूद है या नहीं है।
तो हमने तो मोस्टली देखा होता है कि रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर मौजूद नहीं है, तो हम कह देते हैं कि नहीं है, लेकिन क्रोकोडिलियंस और एलिगेटर में मौजूद होती है। इनमें भी जो एग्स हैं वो कौन से एमनियोटिक एग्स हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि एमनियोटिक एग्स का क्या मतलब है। एमनियोटिक एग्स का क्या मतलब है। आयशा एंड महनूर एंड दूसरे पार्टिसिपेंट्स। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन नहीं बल्कि लेयर्स मौजूद होती हैं। बिल्कुल महानूर, आपने सही बताया है। मेम्ब्रेन्स भी ठीक है, लेकिन लेयर्स जो हैं वो, जी बिल्कुल लेयर्स ठीक है। लेयर्स मौजूद होती हैं, तीन मौजूद होती हैं। कौन सी? एमनियन, कोरियन और अलैंटोइस मौजूद होते हैं। और इनके एग्स होते हैं, ये वाटर टाइट होते हैं, यानी कि ये वाटर की करंट्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाए। अब आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा है, क्या है कि सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द माउथ ऑफ द स्नेक्स कौन से हैं? जैकॉब्सन ऑर्गन्स हैं, फेमरोनेजल हैं, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बहुत बिल्कुल आयशा, आपने महनूर आपने भी ठीक आंसर किया है। अब हम अपनी तीसरी क्लास की तरफ मूव करते हैं, जो कि बेसिकली एवीज है, बर्ड्स हैं ये। मोस्ट ब्रीडिंग एंड मोस्ट वाइडली नाउन ग्रुप ऑफ एनिमल्स है ये। ठीक हो गया। अब देखें वाला एमसीक्यूज बन जाता है कि मोस्ट ब्रीडिंग क्लास कौन सी है एनिमल्स की, वो बर्ड्स हैं। ठीक हो गया। Believed that birds and mammals have evolved from reptiles along different lines। हमने पढ़ा था कि जो क्रोकोडाइल्स थे वो बर्ड्स के इंसेस्टर्स थे। ठीक है। तो इसी तरह से जो मैमल्स हैं वो भी रेप्टाइल्स से ही निकले हैं। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से निकले हैं तो जो मैमल होंगे वो बर्ड्स से ओरिजिनेट होंगे, ऐसा नहीं है। बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो हैं वो रेप्टाइल्स से लॉन्ग डिफरेंट लाइंस के थ्रू ओरिजिनेट किए हैं। तो हो गया। अब आर्चोपटेरिक्स जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान मौजूद है। जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो हेमी कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह आर्चोपटेरिक्स भी जो हैं ये रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। ठीक है। हम करेक्टर्स को देखते हैं एविस के। एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए इनके पास कौन से एडवांस करेक्टर्स मौजूद हैं जो कि मदद करते हैं कि ये हवा में मूव करें इफेक्टिव। इनकी जो बॉडी होती है ये स्ट्रीमलाइन होती है। इनके लिम्स जो हैं ये मॉडिफाई हुए होते हैं। हमें पता है कि इनके वो पर होते हैं। ठीक हो गया। वो लिम्स ही मॉडिफाई किए होते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन इनको सपोर्ट करता है। इनका एंडोस्केलेटन में बहुत इफिशिएंट होता है, वो इनको सपोर्ट करता है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। इनका स्कल जो होता है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इनको सर्कुलेशन जो होती हैं इनकी, वो इनको सपोर्ट करती हैं कि ये हवा में ज़्यादा देर तक स्टे कर सकें। ठीक है। या ये अपने लिम्स का बहुत अच्छे इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। तो जब सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चलती हैं तो ही जो होती है वो एक बेस्ट फंक्शंस बनते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आती है कि कौन कौन से जो करेक्टर्स हैं वो एरियल मोड ऑफ लाइफ में हेल्प करते हैं। 5 करेक्टर्स हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इनके मॉडिफाइड लिम्स हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, या वैसे ही आप स्केलेटन कह लें, का स्कल और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से मदद करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आती है क्लास एविस की जो हमने स्टार्ट किया है। आर्चोपटेरिक्स का पता चल गया हमें कि ये क्या है, ये रेप्टाइल और एविस के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। अब हमने देखना है कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये सपोर्ट करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे, सेरिंग्स और गिजट्स को भी हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था कि इनका जो लंग्स होती हैं इनमें एक्सटेंशन मौजूद होती हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अगर इन्होंने मूव करना है, इन्होंने एयर में फ्लाई करना है, तो इनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है जो बर्ड्स हैं। ठीक है। तो इनके जो लंग्स होते हैं ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। इनके पास एक्सटेंशन होती हैं जिनको एयर सैक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये बोन्स तक ये जो एयर सैक्स होती हैं ये एक्सटेंड हुई होती है। ठीक है। अब इनमें सिरिंग्स मौजूद होता है जो कि वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स है, और ये वन लाइनर इंतहाई अहम एमसीक्यूज है कि वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स नाउन एज। तो आगे ऑप्शंस होंगी, तो हमने कौन सा क्लिक करना है? हमने सिरिंग्स क्लिक करना है। ये मौजूद कहाँ पे होता है? ये जहाँ पे ट्रीकिया जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल हो रहा होता है, ये वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम डजंट हैव ब्लैडर, यूरिन इज सेमी सॉलिड। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता और इनका जो यूरिन होता है ये सेमी सॉलिड होता है। अब कितनी अहम चीज हमारे पास आ गई है कि एवीज यानी कि बर्ड्स के पास यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है। गिजर्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो बर्ड्स डोंट हैव टीथ, दे हैव अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर।
और ये क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ एसोफेगस है, क्रश करने के लिए फूड को, और इसको हम गिजट कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा है, गिजट का हमने फंक्शन देखा है, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा है, और हमने ये भी देखा है कि बर्ड्स के पास टीथ मौजूद नहीं होते, बल्कि एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि इनलार्जमेंट एसोफेगस की, और ये काम क्या करती है, ये फूड को क्रश करती है, और बेसिकली इसका नाम क्या है, गिजर्ड है। ठीक हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लैडर मौजूद नहीं था, यूरिन सेमी सॉलिड है। सीरिंग्स क्या है, ये वॉइस बॉक्स है बर्ड्स में, और ये ट्रीकिया जहाँ पे एंटर होता है लंग्स में, ये वहाँ पे मौजूद होता है जंक्शन में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स जो है इनकी एक्सटेंशन मौजूद होती हैं, एयर सैक्स कहते हैं, और एक्सटेंड टू बोन्स ऑल्सो। यहाँ तक आपको क्लियर है। बेसिकली हमने जो फॉलो करना है वो पीपीएससी का पैटर्न है, तो वन लाइनर चीज़ें लिखी हुई हैं, और यही वन लाइनर चीज़ें जो हैं वो पीपीएससी ने ले लेनी है। क्लियर है, आयशा को क्लियर है? ठीक है, वहाँ नूरा आपको भी क्लियर है। अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एक क्वेश्चन, जो कि क्या है कि वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स नाउन एज सिरिंग्स गिजर्ड, वॉइस गिजर्ड, नन ऑफ दीज। सिरिंग्स, बिल्कुल, यू बोथ आर राइट। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो आर्चोपटेरिक्स है, ठीक है, ये एक कनेक्टिंग क्लास है जो कि रेप्टाइल और मेंबर है, सॉरी, आर्चोपटेरिक्स एक मेंबर है जो कि रेप्टाइल और एविस के दरमियान कनेक्टिंग है। ठीक है, कनेक्शन का काम करता है, यानी कि रेप्टाइल के बाद आर्चोपटेरिक्स है, इसके बाद फिर एविस ओरिजिनेट हुए। तो जो रेप्टिलियन करेक्टर्स हम आर्चोपटेरिक्स के भी देखेंगे, कुछ करेक्टर इसमें रेप्टाइल के हैं और कुछ करेक्टर इसमें एविस के हैं। ठीक है, तो हम रेप्टिलियन करेक्टर को भी देखते हैं और हम एवियन करेक्टर को भी देखते हैं आर्चोपटेरिक्स के। तो जो रेप्टिलियन करेक्टर है वो कौन से हैं, लॉन्ग टेल है जैसा कि लिजर्ड में थी। ठीक है, क्लास मौजूद है इनकी विंग्स में, टीथ मौजूद हैं सॉकेट ऑफ जाज में। ठीक है, एवियन करेक्टर्स कौन से हैं, इनके इनके फीदर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, जैसा कि बर्ड्स के पास मौजूद हैं, या तो इनके फोरलिम्स जो हैं ये विंग्स में मॉडिफाई हुए होते हैं, और इनकी बीक प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो दोनों करेक्टर्स हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं हमारे पास, कि अगर हम रेप्टिलियन करेक्टर्स की बात करें तो लॉन्ग टेल है, क्लास हैं और टीथ मौजूद हैं हमारे पास। और अगर हम एवियन करेक्टर्स की बात करें तो फीदर्स हैं, फोरलिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हुए हुए हैं, और बीक मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक समझ क्लियर है? अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है, किसी भी पॉइंट पे होती है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, महानूर को क्लियर है? आयशा, आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डोर्सल ट्यूबुलर, अब यहाँ पे जो है ना, हो गया ऑलमोस्ट, जो है हम हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो तमाम लेक्चर का वो आपसे पूछा गया कि आपको कोई चीज़ समझ आई है या नहीं आई, या आपने कितना रिटेन किया है लेक्चर को, आपके नोट्स कितने सॉलिड हैं जो आपने बनाए हैं, इन चीज़ों का हम असेसमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एक चीज़ को, एक एक ऑप्शन को साथ में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने इस लेक्चर के थ्रू कितना सीखा है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो है ये करेक्टरिस्टिक है सम कोडेट की, सम नॉन कोडेट की, ऑल कोडेट की, या नन ऑफ दीज है। और ये जो मैंने एमसीक्यूज लिया है ये पीपीएससी जूलॉजी के पास्ट पेपर्स से लिया हुआ है, और ये तमाम मैंने 4-5 एमसीक्यूज हैं, ये तमाम पास्ट पेपर्स से लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड थी, ये किस करेक्टरिस्टिक है, सम कोडेट्स की, सम नॉन कोडेट की, ऑल कोडेट की, या नन ऑफ? महनूर एंड आयशा, शायद नेट का मसला है जिसकी वजह से आपके मैसेजेस मेरे पास नहीं आ रहे, या आप नोट कर रहे हैं? तो आंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप तुक्का लगा दें। हम कौन सी यहाँ पे ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं। तो आप अपने पास से कोई भी आंसर बता दें कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड करेक्टरिस्टिक किसकी है, सम कोऑर्डिनेट की, सम नॉन कोऑर्डिनेट की, ऑल कोऑर्डिनेट की, नन ऑफ दीज। आप यहाँ पे कोई गैस करके मुझे बताएं, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका गैस कितना। और महनूर, आप? आयशा का हमारे पास आ गया ऑल कोऑर्डिनेट, महनूर का भी आ गया ऑल कोऑर्डिनेट। आयशा, ऐसे जो हमारे गैस है ना, अल्लाह करे कि वो पीपीएससी के पेपर में भी आपके लगे, और क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है आपका गैस, ऑल कोऑर्डिनेट ही इसका आंसर है। वैसे कितनी खुशी होती है कि हम कोई चीज़ किसी गैस के तौर पे लगाएं और वो सही हो जाए। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है ऑल कोऑर्डिनेट। हमने स्टार्ट में, आपने इसके नोट्स नहीं बनाए क्या आयशा? हमने स्टार्ट में करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की करेक्टरिस्टिक्स में हमने 3 बातें ही तो बस पढ़ी थी कि नोटोकोड हमने डिस्कस किया था,
डोर्सल ट्यूबुलर नर्व और डिस्कस किया था, और फ्रेंजियल स्लिट्स हमने डिस्कस किए थे। ये जो तीन चीजें हैं ये तमाम कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक है। अगर आप इन तीन में से कोई भी चीज किसी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो आप कंफर्म बता सकते हैं कि ये कॉर्डेट है। ठीक है, कॉर्डेट्स को हम किस तरह से पहचानते हैं कि हमने उनमें तीन चीजें देखनी है। क्या डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, क्या उसमें नोटोकोड है जो कि वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप करती है, और क्या उसमें फ्रंजियल स्लिट्स हैं। तो अगर तो मौजूद हैं तो वो क्या होगी, कॉर्डेट होगी। ये आपको क्लियर है ये एमसीक्यूज? अगर आपने पहले नहीं लिखा था तो अब आप लिख लें, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट आपको इसकी स्लाइड भी दिखा दूंगी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जी क्लियर है। मैं ये एमसीक्यूज क्वेश्चन रैंड होता है ना, तो मैं आपको शुरू से इसकी स्लाइड दोबारा से दिखा दूंगी, ठीक है। इसके साथ हमने एम्फियोक्सियस का भी पढ़ा था कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोर्डेट्स की करेक्टरिस्टिक बेस्ट एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो ये पीपीएससी में आया हुआ है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कोर्डेट्स की करेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, तो वो एम्फियोक्सियस है। दूसरी बात आपसे पूछी गई है, ये आपके थोड़ा ये भी गैस जैसी बात है। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी होती है लेकिन हमने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया होता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो वो पढ़ी नहीं। चलें यहाँ पे देखते हैं, ऑल दी डाइजेस्टिव फॉर्म्ड इनवर्टिब्रेट्स बाय, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वर्टिब्रेट्स में वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, या मीजोडर्म से। एंडोडर्म, महानूर आपने बिल्कुल राइट आंसर किया है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव होता है ना ये एंडोडर्म से बनता है। अब हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि मीजोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है, और एक्टोडर्म क्या है। अब यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहती हूँ कि जो वर्टिब्रेट्स है ना, मेजर पोर्शन किससे बनता है, वो मीजोडर्म से बनता है। ये एमसीक्यूज ये भी मैंने पास्ट पेपर्स में देखा हुआ है कि वर्टिब्रेट्स में जो मेजर पोर्शन है वो कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है, एंडोडर्म बनाता है, या मीजोडर्म बनाता है, तो वो मीजोडर्म बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो एंडोडर्म है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव फॉर्म्ड इन वर्टिब्रेट्स बाय एंडोडर्म। ठीक है आयशा, आपको क्लियर है? क्लियर है, ठीक हो गया। दोनों बातें हमने जो यहाँ पे की हैं वो आपको क्लियर होंगी। एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म जो है वो हमारी एपिडर्मिस वगैरह, ठीक है, यहाँ पे होती है। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम्स या दूसरे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है। मीजोडर्म जो मेजर पोर्शन जो है ये बनाती है। इसकी ना हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज की जब एसबी होगी ना, आप ये प्रिपेयर करेंगे ये पोर्शन, ठीक है। तो इसका टेस्ट होगा, जब इसके हम स्टेम बैक इंजीनियरिंग करेंगे ना, तो इनशाला हम उसमें डिस्कस करेंगे उन ऑर्गन्स के नाम भी जो एंडोडर्म बनाती है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं, और कौन से ऑर्गन्स हैं जो मीजोडर्म से बनते हैं, और क्यों मीजोडर्म को मेजर कहा जाता है कि ये पार्ट प्ले करती है। ठीक है, अब द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इन फ्रॉग्स, कितने नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री फ्रॉग्स में मौजूद होते हैं, 2, 4, 3, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे आप मुझे सर्विकल वर्टिब्री नन है, बिल्कुल आयशा आपने ठीक का आंसर किया है। तो इसका राइट आंसर भी बता दें कि कितने होते हैं। 1। यस महलूर आयशा, हाँ जी, 1 सर्विकल यानी कि नेक वर्टिब्री फ्रॉग में मौजूद होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 की ऑप्शन होती तो वो तो हमने बता देना था कि वो रेप्टाइल में मौजूद। आगे आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आर्चोपटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो कौन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे? नन। तो आयशा मुझे इसकी नन में कौन सा आंसर है वो बताएं। जरा सोच के आपने बताना है ये, भाई इतना भी ना सोचिएगा कि राइट आंसर भी हमारा गुम जाए। भाई आयशा एंड महनूर और दूसरे पार्टिसिपेंट्स आप रिस्पॉन्ड करें कि इसका आंसर आर्चोपटेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है किन के दरमियान, रेप्टाइल एंड बर्ड। ठीक है, रेप्टाइल एंड बर्ड्स के दरमियान है। ठीक हो गया महनूर। आयशा और महनूर, पता नहीं शायद नेट की वजह से ऐसे है कि मुझ तक आपके जो आंसर्स है ना वो जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे नहीं आते। कोई कोई आंसर जो है वो कुछ देर से आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने रिस्पॉन्ड किया नहीं है, आप सोच में पड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आप ठीक है, आपने आंसर किया है कि ये रेप्टाइल और बर्ड्स के, इसके हमने अलग अलग करेक्टर्स भी डिस्कस किए हैं कि रेप्टाइल्स के कौन से करेक्टर्स आर्चोप्टेरिक्स में मौजूद हैं, और बर्ड्स के कौन से करेक्टर्स हैं जो कि आर्चोप्टेरिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हुआ चाहता है।
आपको 10 मिनट हैं, ठीक है। बेसिकली ये छोड़े भी इसीलिए गए हैं कि आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है उसको पूछें, आप अपने नोट्स की रिवीजन करें, ठीक है। और आपको कहाँ पे कोई कंफ्यूजन दिख रही है, कोई वर्ड की समझ नहीं आ रही है, कुछ ऐसा तो आप पूछ लें। और अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो मेन चीज़ें हैं, जो कि एम्फीबियंस की तो बेसिकली, ठीक है, मेजर से मेजर एम्फीबियंस की कवर हो गई हुई है, रेप्टाइल्स की और एविस की भी कवर हो गई हुई हैं। तो आप ये कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह जो पीपीएससी का इसमें से क्वेश्चन आएगा ना वो क्लियर। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं या आपने नोट किया है। आयशा एंड महानूर, आप बताएंगे कि आपने नोट कुछ कुछ किया है। बिल्कुल आयशा, कुछ कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ नोट करना था क्योंकि ये आपके सामने पूरी बुक तो थी नहीं, ठीक है। बुक में से जो अहम चीजें हैं वो ली गई, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आयशा, आपने उन स्क्रीनशॉट को स्क्रीनशॉट के तौर पे नहीं रखना, क्योंकि चीजें वही हमारे काम आती हैं जिनको हम लिख लेते हैं। महानूर, लैक मिडल ईयर वाले आंसर का क्वेश्चन दोबारा करना, उसका आंसर ना स्लेमेंडर्स है। इस स्लेमेंडर्स में जो मिडल ईयर है ना वो प्रेजेंट नहीं होता। महानूर, समझ आती है? या मैं इसको अभी देखती हूँ तो हम इसको open कर लें। आप इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन देखें, कोई बनता है तो हम वो भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ताकि एटलीस्ट फिर हम ये 2 घंटों हमें, ये 2 आवर्स हमें ये तो पे करें कि हमारे ये चीज़ें क्लियर हो जाए। न्यूट्स में भी नहीं मौजूद होता है, न्यूट्स और सिलेंडर्स दोनों में मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये मैंने अभी कंफर्म। तो कल क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा इंशाल्लाह। टेस्ट की हम डिस्कशन करेंगे, उसके हम स्टेम बैक इंजीनियरिंग को देखेंगे कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आपने अच्छे से अपने 2 घंटों का इस्तेमाल किया। जो सबसे अहम चीज़ हमारे लिए होती है, जो किसी को हमने गिफ्ट करना होता है या जो अपने लिए कीमती चीज़ है ना, वो वक्त होता है। तो अगर हमने वक्त दिया है ना तो आप इसका अच्छे से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको प्रिपेयर करें, टेस्ट दें। एमसीक्यूज इंशाल्लाह जो है वो पास्ट पेपर्स से ही लिए गए हैं। आपके टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी भी है। तो उसकी हम स्टेम बैक इंजीनियरिंग यानी कि उसकी डिस्कशन करेंगे। जो एमसीक्यूज आपको ट्रिकी लगेंगे या मुश्किल लगेंगे या जिनके आंसर्स हमें थोड़े से कंफ्यूज कर रहे होंगे, या किस तरह से हम उस टेस्ट को मज़ीद अपने लिए फ़ायदा मंद बना सकते हैं, वो चीज़ें हम उसकी स्टेम बैक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है, टेस्ट होने से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है कि टेस्ट को प्रिपेयर किया जाए। आपने सिर्फ यहाँ की ताकत हद तक ना रहें, ये तो 2 घंटे हैं ना। तो 2 घंटे आप खुद चीज़ों को देखें, आप नेट का इस्तेमाल करें। नेट से भी बेहतर है कि आप मिलर एंड हार्ले को उठाएं, क्या उसको सामने रखें, देखें हमने क्या क्या चीज़ कर ली है, क्या क्या चीज़ रह गई है, ठीक है। उसको कवर कर लें, क्योंकि जो मैंने टेस्ट बनाया है ना वो एक तो पास्ट पेपर से है और दूसरा आपकी मिलर एंड हार्ले को ही तो आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से देखें। आपका जो पेपर होता है ना वो 25% एफएसएस से आता है, और बाकी जो मेन पोर्शन होता है कुछ इधर उधर से आता है, और वो बाकी मिलर एंड हार्ले से आता है। तो आपने एफएससी को और मिलर एंड हार्ले को अपनी आंखों के सामने रखें, ताकि ये फिर हमारे ब्रेन में आसानी से जा सके। तो क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस हमारे पास ज़्यादा होता है, तो अगर हम 2 घंटे आपने यहाँ पे किया है, अब क्लास ओवर होगी, आपने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन भी की है, साथ साथ पार्टिसिपेट किया है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि आप अपने साथ सिंसेर हैं। तो अगर आप इसको मज़ीद 1 घंटा और दे लेंगे ना खुद को, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं उसको नोट डाउन करेंगे, उसको देखेंगे, तो ये आपको 2 घंटे 3 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटा आपका बाद में वर्क डाल के तो ये आपको भूलेंगे। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर क्लास लेने के बाद रेस्ट करने की बजाय हम उस क्लास को देख लेते हैं कि हमने क्या किया था, तो जो होती है ना चीज़ें वो मैक्सिमम लेवल तक हमें फ़ायदा देती है। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? आयशा का कोई क्वेश्चन नहीं है। महनूर, आप भी बता दें, और बाकी पार्टिसिपेंट्स? नो मैम, ठीक है। तो अगर आपने कोई बात डिस्कस करनी है, ठीक है, अच्छी बातें डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपने कोई बात डिस्कस करनी है स्टडी के हवाले से तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपसे सीखें और आप हमसे सीखें। जो लर्निंग होती है वो टू साइडेड होती है। चले महानूर, आप बताएं कि आपने अपनी तैयारी कितनी कर ली है पीपीएससी की? जी आयशा, जोलॉजी का सिलेबस बहुत लंबा है। जब हमने जोलॉजी पढ़ ली है तो अब जॉब के लिए इसके सिलेबस को कवर तो करना पड़ेगा, नहीं इवन उससे हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। सिलेबस तो वाकई लंबा है। सिलेबस अगर हम बगैर विदाउट प्रिपरेशन के शॉर्ट टाइम्स में देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब
पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमने साथ थोड़ा बहुत किया होता है ना तो फिर रिलैक्स। पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, बस चीज़ें हमें आनी चाहिए, तो शुड बी एक्टिव। पेपर को हमने देखा हुआ है, पेपर मुश्किल नहीं होता, बस चीज़ें हमें आनी। बर्ड्स का पोर्शन कहाँ तक इंक्लूडेड है? बर्ड्स का जो एविज का पोर्शन है, हमने उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखा है। मैंने तो आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ें बताई है ना, ये हो गया। तो आपको मैंने अभी भी बता रही हूँ कि आपने मिलर एंड हार्ले पकड़नी है, एफएस पकड़ उसको सामने रखना है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट बनाना है ना, आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो टेस्ट है, क्योंकि आपकी अपनी भी असेसमेंट, आपकी क्लास की असेसमेंट, सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो यहाँ से मिलती हैं। ठीक है। हाँ, आपने उसके करेक्टर करने हैं एविस के, उसकी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन उसकी बहुत लंबी है, उसको आपने थोड़ा बहुत देखना है। तो क्लासिफिकेशन में इसके आपके जो करेक्टर्स होंगे, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपने इन्हीं चीज़ों को देखना। ठीक है। और टेस्ट आपका इरेलीवेंट नहीं होगा हरगिज भी, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन जरूर हो। ठीक है, क्योंकि महानूर ऐसा तो नहीं है कि अब पूरी जो मिलर एंड हार्ले है उसको हम उठा लें, हमने तो मेन चीजें लेनी है। तो क्या, तो आपने मजीद इसको एक्सप्लोर करना है खुद से भी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने रेस्ट नहीं करनी है। इसके बाद का जो 1 घंटा है, 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक, वो आपने इन चीज़ों को देखना है, तो आपको ये चीज़ें रिटेन हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो कल का टेस्ट इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छा देना है। इसके बाद हम क्लास की डिस्कशन करेंगे, उसके हम स्टैम्प बैक इंजीनियरिंग को देखेंगे, जिससे हमें मजीद फ़ायदा होगा। जो पोर्शन जो कुछ चीज़ें आपको लग रहा है मिस हो गई हैं, वो कल के टेस्ट में कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे तो मैक्सिमम हमने कवर कर लिया।